उतारा करणो, गुरु जी का संग संग चल्या करणो, हिरदम ज्ञान उतारा। नर्मदे हर। दोस्तों, आज 8 नवंबर है और मेरी यात्रा का, मेरी नर्मदा परिक्रमा का 9वां दिन है। और मैं ये पिछोड़ी जो नया बसाहट है, पुराना पिछोड़ी तो डूब गया है गांव, जो नई बसाहट है पुनर्वास पिछोड़ी, तो वहाँ के गायत्री मंदिर में रुका था। ये जो आप देख रहे हैं खुला हुआ एरिया और ऊपर से बंद है, उसी के नीचे विश्राम किया था रात्रि को। तो मैं यहाँ से आज निकल रहा हूँ आगे की यात्रा के लिए। और कल भी थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा, क्योंकि जितना अनुमानित था या बताया था लोगों ने, उससे ज़्यादा दूर निकली ये जगह। तो करीब 3 किलोमीटर शाम को लेट एक्स्ट्रा खींचना पड़ा, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा थके हो। तो थकावट बहुत है, आज आराम प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो आगे रास्ते वे कैसे हैं कि अब आपको रुकने की या इवन अन्य क्षेत्र जो है वो लिमिटेड मिलेंगे। तो यहाँ से बता रहे हैं कि एक 8 किलोमीटर पर है, फिर उसके बाद अगला उसके आगे 17 किलोमीटर पर, यानी कि यहाँ से 25 किलोमीटर पर है। तो आज तो ऐसे में 25 किलोमीटर में टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ केवल 8 किलोमीटर दूर पर अगर रुकने की व्यवस्था हो तो वहीं रुका जाए, थोड़ा सा अच्छे से रेस्ट किया जाए आज। एक तो ये कारण है कि मैं थका हुआ हूँ, दूसरा ये कि 25 पे रिस्क हो जाएगी, जंगल शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे पहाड़ हैं, इधर पहाड़ उधर पहाड़, तो ये एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया ही है। हालांकि इधर भी बीच में गांव हैं और ये रोड बना हुआ है, कनेक्ट करता है जो कुछ दूर तक। तो मेरा प्लान तो यही है कि आज वहीं रुका जाए, थोड़ा कम से कम अच्छे से रेस्ट हो जाएगी। ये देखिए पीछे का रास्ता है, ये मंदिर है, वही आगे का रास्ता है। और इधर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है अच्छे से, तो वीडियो शायद बहुत लेट आएंगे अब, क्योंकि कल का एक वीडियो मैंने रात में अपलोड करने के लिए लगाया और जब मैं सुबह उठ के अभी चेक किया था तो केवल 8% ही अपलोड हुआ था वो। तो सारी रात में 8% हुआ था और कहीं नेटवर्क शायद होगा भी नहीं। अगर ऐसा हुआ भी तो एक ही वीडियो, क्योंकि बैटरी भी ड्रेन होती है इसमें, तो ऐसे कर नहीं सकते कि दिन में भी उसे करते रहें चलते टाइम, तो फिर काफ़ी डिले होगा। फिर जब प्रॉपर नेटवर्क मिलना शुरू होगा तो वही 1 या 2 वीडियो रोज़ के अपलोड हो पाया करेंगे। तो शायद 4 या 5 दिन का भी डिले हो जाए बीच में, पता नहीं, देखते हैं। कभी फिर से रेस्ट किया बीच में तो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। जैसे आज रेस्ट करूँगा और वहाँ पे थोड़ा भी नेटवर्क ठीक ठाक रहा तो फिर कल का डल जाएगा, आज का भी डल जाएगा वहाँ पर। नर्मदे हर। आज का संभवतः हो सकता है एक ही वीडियो हो, तो ठीक रहेगा, वो फिर हो जाएगा। ये देखिए लाइफ लेसन एक सीखा है मैंने, तब शायद 7 दिन हुए थे यात्रा के। तो लाइफ लेसन क्या सीखा मैंने, मैं आपको बताता हूँ। परिक्रमा हम करते हैं तो कुछ लोग बीच में मिलते हैं। पहले दिन मुझे महाराष्ट्र के एक नासिक के मिले थे व्यक्ति, तो उनके साथ थोड़ा सा बाहर गया था मैं मार्केट साइड, और अच्छे थे, सज्जन व्यक्ति थे वो। तो गए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी कुछ ये होती हैं, तो वो कुछ अपने तरीके से चलना चाहते थे, जैसे कि यहाँ से ये लेना चाहिए, वहाँ से ये नहीं करना चाहिए, और वगैरह वगैरह। तो शुरुआत में ही जैसे उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि थोड़ा सा साथ में चला जाए 1-2 दिन, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो रोड के रास्ते आना चाहते थे, मैं जंगल के रास्ते आना चाहता था। तो होता क्या है, या तो आप कंप्रोमाइज़ करते हो खुद को दूसरे के हिसाब से, या फिर दूसरे को करना होता है। तो
परिक्रमा कर रहे हो आप तो ठीक नहीं है। तो फिर अगले दिन हुआ कि मैं अपने रास्ते गया, वो अपने रास्ते गए। मैंने कहा चलो आगे मिलेंगे कभी। एक दूसरा, जब परिक्रमा में गए तो दूसरे दिन की बात है शायद या तीसरे दिन की है, तो एक मुझे पुणे के ही सज्जन मिले और वो भी काफ़ी अच्छे सज्जन थे, काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व था उनका भी, और बातें भी हुई हमारी, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किए हमने। वो अलग बैकग्राउंड से थे, उनका आईटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, वो वहाँ के लोकल थे और वो मिलिट्री में सर्व कर चुके थे और शायद आईआईएम में कुछ जॉब था उनका अभी, जो कि वो छोड़ के आए थे परिक्रमा करने। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनने भी, हम बोला कि चलो ठीक है साथ में चलेंगे जहाँ तक चल पाएंगे। वो भी अकेले हैं और मैं भी अकेला हूँ, हमारा एक ही ये था कि अपने हिसाब से चल रहा है। तो हम लोग आधे दिन से ज़्यादा साथ चले उस दिन, और उस दिन मैंने नोटिस किया कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया कि उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी मेरे से, और उनकी हाइट 6.5 फीट के आसपास रही होगी, शायद ज़्यादा भी हो। तो 6.5 फीट के आसपास थी, तो उनके जो पैरों की नेचुरल लेंथ ज़्यादा थी, तो उनका नेचुरल स्टेप जो था वो थोड़ा बड़ा था मुझसे। तो अगर मैं उनके बराबर में चलूँगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये नेचुरल है। तो आप फिर ज़्यादा थक जाओगे। तो उसके कारण क्या होता था, कभी कभी उन्हें थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता था, कभी कभी मुझे एफर्ट लगाने पड़ते थे। बट फिर यही हुआ कि वो आगे गए, मैंने कहा ठीक है फिर बाद में मिलते हैं, आप चलिए, क्योंकि मैं अपने पेस से चलूँगा। और फिर आगे चले गए वो, और आगे जहाँ हम दोपहर में भोजन के लिए पहुँचे, तो वो 1 घंटे पहले पहुँचे थे, मैं 1 घंटे बाद पहुँचा था। तो जब मैं भोजन करके विश्राम के लिए बैठा था, तब वो जाने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह से तो हम लेकिन जानते थे कि ठीक है अपने परिक्रमा करना है, वो कैसे करना है। तो फिर वो चले गए। उसके बाद में 2 दिन बाद हम फिर मिले एक जगह, और फिर से ऐसे हुआ, थोड़ी देर चले साथ में, फिर जो है वही कि चलिए फिर कभी मिलते हैं आगे पीछे करके। तो ये सीखा हमने कि देखिए लाइफ में अपनी पेस से चलना होता है। जैसे वॉक करने में अपने पेस से चलना होता है, अगर आपको थकना नहीं है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर आप दूसरे के पेस से चलेंगे, जैसे अगर कोई आपसे तेज चल रहा है, आप उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलते हैं जो आपसे काफ़ी स्लो चलता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद शायद, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं फालतू अपना कुछ कर नहीं रहा हूँ जो कर सकता हूँ अपनी क्षमता से। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी पेस से चलना कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी जाने में अनजाने में भी, और धीरे धीरे हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं। कई लोग दूसरों की गाड़ी देखते हैं, दूसरों के घर देखते हैं, दूसरों की जॉब देखते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं तुलना करने लग जाते हैं खुद की, कि अरे वो ऐसा है इसलिए ऐसे करना है, उसका बच्चा ऐसे पढ़ रहा है इसलिए ऐसे पढ़ना है, वो इससे स्कूल में जाता है इसलिए ऐसे स्कूल में जाना है, वो ऐसी गाड़ी खरीदते हैं इसलिए ऐसा करना है, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हमें इस डायरेक्शन में जाना है। और लाइफ को दूसरे के पेस से चलाने की कोशिश करते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है जब व्यक्ति एग्जॉस्ट फील करता है, लॉस्ट फील करता है, क्योंकि वो खुद की लाइफ तो जी ही नहीं रहा है कहीं ना कहीं। नर्मदे हर। और ऐसा अधिकतर देखा गया है, अगर आप लाइफ में अपनी पेस से नहीं चलोगे तो लाइफ एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसा लेसन है जो कि आप चलते चलते सीख सकते हैं लाइफ के बारे में। दोनों को रिलेट करते हैं कि आप अगर ज़्यादा तेज़ चलेंगे, ठीक है तेज़ और स्लो चल सकते हैं, पर तेज़ और स्लो चलने में भी क्या होता है कि आप खुद से अगर तेज़ चल रहे हैं तो आप वहाँ स्लो डाउन करेंगे जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन आप दूसरे को के बराबर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से स्लो डाउन कर ही नहीं सकते। तो यही फ़र्क हो जाता है। तो लाइफ में फिर आप स्लो डाउन नहीं कर पाते हैं खुद के हिसाब से, क्योंकि आप खुद के पेस से तो चल ही नहीं रहे हैं।
इसलिए पहला जो लाइव लेसन मैंने सीखा वही सीखा कि ज़िंदगी में आप अपने हिसाब से चलिए, अपने पेस से चलिए, अपने हिसाब से रहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे कैसे रहते हैं, दूसरे कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, दूसरे कैसे घर में रहते हैं, दूसरों के बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, या जो भी है। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, आप क्या चाहते हैं, वाकई में आप क्या चाहते हैं, तो शायद तभी अच्छे से रह पाएँ। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूँ। तो ये श्री माँ कुलदेवी जमरे परिवार, माँ जगदम्बा मंदिर कठोरा, तो हो सकता है कठोरा गांव हो आगे। वो पुराना वो एक कठोरा था, वो तो नहीं, वो तो डूब गया शायद। और इधर देखिए आप, पूरे पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, और अभी काफ़ी हद तक हरे भरे हैं क्योंकि बारिश का सीज़न निकला है। नहीं तो ये रूखे पहाड़ हो सकते हैं उतने हरे भरे ना रहते हों। ये वाला पीछे वाला काफ़ी हरा दिख रहा है। इधर भी देखिए पूरे आपको ये हिल रेंज मिलेगी। ये पता नहीं सतपुड़ा हिल रेंज है या कौन सी है, वो मुझे देखना पड़ेगा बाद में। और इधर देखिए, इधर पथरीले पहाड़ हैं, इधर कोई हरियाली नहीं है इनमें, और ये रोड जाता है। तो जब जंगल का एरिया लगता है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, हरियाली मिलेगी। तो आगे हो सकता है कि चलने में उतनी समस्याएं ना आए गर्मी की तरफ से। बाकी इधर जो है वो निमाड़ी भाषा बोलते हैं लोग बाग। अभी भी ये निमाड़ में आता है या नहीं ये तो पता नहीं। और इधर गर्मी काफ़ी होती है, अभी भी काफ़ी गर्मी है। पिछले 2-3 दिन से जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे तो रात में भी सर्दी नहीं पड़ रही है लगभग। यहाँ आज जाके काफ़ी रात के बाद थोड़ी सी सर्दी लगना शुरू हुई थी, वो भी इसलिए कि एकदम से खुला हुआ एरिया है। नर्मदे यार बाबा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ये देखिए लताएं जो होती हैं, बेलें हैं, वो किसी को नहीं छोड़ती। खंभे को भी पूरा ऊपर बिजली के तारों तक घेर लिया है। पता नहीं किसकी बेल है ये, बट काफ़ी बेलें लगी रहती हैं। तो छोटा छोटा गांव भी है बीच में, नर्मदे हर, तो अच्छी हरियाली है, नेचुरल हरियाली भी है। फिर लोग रहते हैं वो भी ऐसे लगा के रखते हैं अपने बेल सब्जी जो भी है। तो ये नेचुरल जगह पर छोटा छोटा जो नेचुरली सही में गांव होती हैं उसकी झलक मिलती है यहाँ पर। ये जंगली फूल हैं, जंगली पेड़ लगते हैं जो, वही सब गांव मिलेगा रास्ते में। नर्मदे हर। देखिए यहाँ लोगों ने बड़े बड़े मटके हैं वो रख रखे हैं पानी पीने के लिए, आने जाने वालों के लिए। सब लोग रखते हो नहीं रखते हो पता नहीं, जैसे इस घर में रखा हुआ है देखिए आप। और ये एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है उनने बाहर, गांव की बसाहट है। और ये देखिए ऐसा लंबा मटका होता है इधर जो वो रख देते हैं भर के पानी पीने के लिए। कई जगह मैंने देखा है जो रखते हैं वो चिड़ियों वगैरह के लिए भी पानी रख देते हैं। यहाँ जगह की कमी नहीं होती है, गांव में रहते हैं तो गांव की तरह बसता है, दूर दूर घर होते हैं और जगह होती है उनके पास। ये देखिए पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर, देखिए केले के फूल। नर्मदे हर। अब इस रास्ते को सही में हरा भरा रास्ता बोल सकते हैं। और ये पूरी पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। ये देखिए लोगों ने ऐसे फूल भी लगा रखे हैं खूब सारे। नर्मदे हर बेटा।
खाना बना रहे हो? ये देखिए ऐसे फूल लगा रखे हैं और ऐसे बेलें लगा रखी हैं सब्जी सब्जी की। ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ पर भी घर है और ये उस पर पेड़ लगे हुए हैं पूरे। काफ़ी अच्छा नेचुरल जंगल के बीच जो गांव होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं एक्चुअली। नेचुरल तरीके से अगर आप देखें, प्राकृतिक नज़र से देखेंगे तो आपको काफ़ी सुंदर लगेंगे वो। उनका जो जीवन शैली होती है काफ़ी अच्छी होती है और अगर वो रोड से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। उससे उनकी जो ज़रूरतों के सामान के आने जाने में और जो भी वो काम करते हैं या खेती करते हैं वो बेचने वो उसमें भी आसानी हो जाती है। तो ये गांव अगर हैं तो आज के टाइम पे मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। ये देखिए खेत, और ये बड़वानी से अभी 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 12-13 किलोमीटर होगा जो भी है नर्मदे हर। तो फिर आप सिटी से भी कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड। आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसी रोड है तो ज़रूरत पड़ने पे। चलते रहिए। ये देखिए छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ पानी की टंकी भी है और पता नहीं ये जूम करने दे रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ना, तो आपको मंदिर के वो दिख रही होंगी चोटियाँ पहाड़ के ऊपर। 2 मंदिर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर 2 मंदिर भी है। अब ये ऊपर किसके मंदिर हैं तो पता नहीं। नर्मदे हर तो अगर मैं रुका और ये पास में हुआ तो हो सकता है मैं जाके देखूं। अगर पैर में आराम मिल गया तो। बट यहाँ से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आगे मैं किसी से पूछूंगा कि किसका मंदिर है। तो ये पाल्या गांव आ गया अब। और जो पहाड़ के ऊपर जो मंदिर हैं वो अभी भी वहीं के वहीं दिख रहे हैं। और एक बच्चा निकल रहा था, जैसे सामने बच्चा दिख रहा है ऐसे ही साइकिल पे। तो मैंने पूछा उससे कि कौन सा मंदिर है ये, तो उसने मुझे बताया कि ये कालिका माता का मंदिर है। फिर हालांकि उसने बोला कि और पूछ लेना। तो मैं किसी बड़े व्यक्ति से इसके बारे में थोड़ा मालूम करूँगा, क्योंकि पहाड़ बड़ा है वो और उसके ऊपर मंदिर है तो कुछ होना चाहिए उसके बारे में, कुछ उसकी कहानी कथा कुछ तो होगी। तो मैं मालूम ज़रूर करूँगा। देखिए सामने घर दिख रहा है, एक व्यक्ति दिख रहे हैं, इनसे ही पूछता हूँ अगर इन्हें पता होगा। जय बजरंगबली। ये बजरंगबली का मंदिर है गांव में और ये सजावट कर रहे हैं एक सज्जन। और अभी एक बुजुर्ग बाबा थे, उनसे पूछा मैंने ये पहाड़ के ऊपर का ये, तो उन्होंने बताया कि वो कालंका देवी बोल रहे थे। कालंका देवी का मंदिर है और यहाँ से रास्ता जाता है ये गांव से। तो अगर किसी को जाना है, और ये मंदिर भी है, अगर किसी को ऐसे रुकना है तो भोजन की व्यवस्था तो यहाँ से गांव वाले कर ही देंगे। अगर कोई कम है, कम व्यक्ति 1-2 है, और बताया उन्होंने कि यहाँ पे भी रुक सकते हो, व्यवस्था है तो आगे जो आश्रम है इसमें मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वहाँ रुकूँ, क्योंकि उसके बाद में जो है तो फिर और 17-18 किलोमीटर के बाद में लखनगिरी महाराज का आश्रम आता है, तो वहाँ पे शायद कल ही जा पाएंगे। तो ये है, ये जो बता रहे हैं सदाव्रत है यहाँ पर। सदाव्रत माने वो सामान देंगे, आपको पकाना होगा। अब मैं जाके देखता हूँ कि सामान के साथ, क्योंकि और भी आप जब बाकी लोग भी देखें अधिकतर आजकल बर्तन लेके कोई नहीं चलता है पकाने का। तो अगर वो बर्तन देते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अपना खाना पका सकता हूँ। वक्त रहेगा मेरे पास तो कोई समस्या नहीं है। वो भी करके देखना चाहिए और सब करके देखना चाहिए एक्चुअली। और अगर वहाँ पे व्यवस्था होगी तो ठीक है, पकाने का बाहर भी पकाना पड़ा तो मैं तो वो भी कर सकता हूँ।
हाँ, उसके लिए तैयार हैं हम। नर्मदे हर। काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे, प्राकृतिक जगह, पेड़ पौधों से भरपूर जगह, पहाड़ हैं, हरे भरे, अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग लगे। और बच्चे बच्चे भी नर्मदे हर बोल रहे हैं। तो शहर से अब जैसे निकलते हैं हम आगे आ जाते हैं तो फिर से मैया की पुकार शुरू हो जाती है। आपको अच्छा लगता है फिर, पर ऐसे रास्ते में चलने में भी अच्छा लगता है, बीच में छाँव मिलती रहेगी आपको। ये देखिए हरे भरे पहाड़ और बगल में गंजे पहाड़, इधर कपास की खेती होती हुई। अब ये गंजे पहाड़ों को देख के ऐसा लगता है जैसे वो होता है लैंड स्लाइड प्रोन जोन, खिसकने वाले पहाड़, लेकिन इनमें मजबूती नहीं होती, कम से कम ऐसा लगता है दूर से। बाकी पता नहीं इनकी हकीकत क्या है, क्यों ऐसे गंजे हैं, ये मजबूत हैं कि रेतीले हैं। रेतीले जैसे पहाड़ लगते हैं दूर से देखने में, तो रेतीले नहीं होंगे, लोग बाग रह रहे हैं उधर, तो थोड़े सॉलिड तो होंगे। मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस जगह का मैं नाम भूल गया हूँ, कहाँ जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्ते पर ही जाना है, तो अपन चलते रहेंगे। जब पास में आएगा तो अपने आप ही कोई ना कोई बता देगा, जब मैं पूछूंगा तो। पीछे जो गांव था उसमें मैं करीब 10 मिनट बैठा, मैंने सकता है 15 मिनट भी हो गया हो। और कल जो दान में सेव मिला था, सेव फल, वो धुल के, वहाँ पानी की व्यवस्था थी तो मैंने धुल के उसे खाया। और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह का नाम है भपती। अभी मुझे साइन बोर्ड मिला, और वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। और उसके बाद में 8 किलोमीटर और यहाँ, यानी कि यहाँ से 13 किलोमीटर पे आता है मोरकट्टा। तो मोरकट्टा में बोलते हैं कि वहाँ पे केवल भोजन की शायद व्यवस्था है, लेकिन रुकने की नहीं है। फिर उसके बाद शायद 10 किलोमीटर और चलने के बाद में आता है लखनगिरी महाराज का आश्रम। और ये जो एरिया चल रहा है, ये एरिया अभी भी चल रहा है निमाड़ का। यहाँ पर निमाड़ी भाषा का उपयोग किया जाता है, और जो भजन वगैरह मैं डालता हूँ किसी किसी वीडियो के पीछे, वो निमाड़ी भाषा में है। और मैंने पूछा कि निमाड़ अभी कहाँ तक चलेगा, तो उन्होंने बताया कि शायद 20 से 25 किलोमीटर तक और है निमाड़। उसके बाद में भील का, आदिवासियों का एरिया, भील का एरिया शुरू हो जाएगा। भील रहते हैं, और बोलते हैं कहीं कहीं तो अभी भी वो धनुष बाण का उपयोग करते हैं। बाकी उत्सुकता बस मैंने और भी कुछ चीज़ें पूछी गांव के बारे में। मुझे ठीक लगा कि थोड़ा गांव अच्छे से बसा हुआ था। वो अच्छे से इसलिए बसा था क्योंकि पुनर्बसाहट है। ये पुराना गांव नीचे था, जो डूब क्षेत्र में है, डूबा नहीं है शायद, लेकिन डूब क्षेत्र में है। जो बता रहे थे कि वो रोड भी थी उधर पुरानी, और ये फिर रोड जो है वो भी बाद में बनाई है। और पुनर्बसाहट में क्या करते हैं कि फिर प्लॉट वगैरह देते हैं, तो दूर दूर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, और अच्छा होता है। तो जब दोबारा बनाता है इंसान तो अच्छे से बनाता है। साफ़ सफाई भी ठीक थी। तो उसके अलावा फिर मैंने पूछा कि स्कूल, तो बोले स्कूल तो सरकारी होते हैं, बाकी बड़ा स्कूल जो है वो यहाँ से भक्ति में, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ है हायर सेकेंडरी स्कूल तक। तो ठीक है, 5 किलोमीटर तो सिटी में तो लोग बाग 15-20 किलोमीटर ऐसे ही जाते हैं। वेल कनेक्टेड अच्छा रोड है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और साथ में ज़मीन की रेट भी मालूम की मैंने, कि अगर, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अच्छी फसल होती होगी, क्योंकि खेती ही मैन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है इधर। तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 लाख रुपए एकड़ चल रही है ज़मीन की कीमत। तो अच्छी कीमत है ज़मीन की। उसका कारण ये है नर्मदे हर बेटा, क्योंकि यहाँ मैया बगल में ही है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की कमी नहीं होती तो आपकी खेती बहुत अच्छी होती है, आप कितनी भी फसल निकाल सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन डाल लेते हैं सीधी वहाँ से, और इवन अगर कोई बोर वगैरह करके भी लेता होगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी की कमी होती होगी कभी। ये पहले ही काफ़ी पानी होता था, और अब तो नर्मदे हर डैम की वजह से बैक वाटर तो वो तो यहाँ हमेशा ही रहने वाला है, वो तो कभी कम होना ही नहीं है। उसका लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, वो कम नहीं होगा। तो ये है यहाँ की कहानी।
और अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ये देखिए कपास, दोनों साइड कपास बहुत होती है यहाँ। कॉटन, आपको रुई की ज़रूरत है तो ऐसे ही ले सकते, देखिए जैसे ही डली रहती है दोनों साइड उड़ उड़ के आ जाती होगी। अच्छा, अभी नज़ारा है, सूर्योदय हो चुका है। सूर्य तो काफ़ी ऊपर है एक्चुअली, लेकिन इतने ऊपर होने पे जो गर्मी लगती थी रोज़ाना, वो गर्मी आज नहीं लग रही है अभी तक। और मैं काफ़ी स्लो भी चल रहा हूँ क्योंकि आज ज़्यादा टारगेट नहीं है मेरा। वो गर्मी शायद इसलिए नहीं लग रही है कि पेड़ पौधे बहुत हैं, आसपास जंगल है। ये सूलपानी झाड़ी शुरू हो जाती है, सूलपानी ही बोलते हैं, वो बोल रहे थे सूलपानी बोलते हैं। हालांकि मैप में देखोगे तो तोड़न क्या था वो आता है, फिर सूलपानी काफ़ी देर में आता है, जो रियल सूलपानी है। और बोल रहे थे यही है। और 20-25 किलोमीटर बाद भीलों का एरिया शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते रहेंगे क्या कैसे होता है बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, अपने पेस से चलेंगे, यही मज़ा है। और अकेले चलने का भी यही मज़ा है कि जहाँ जो मर्जी आए वो कीजिए, चीज़ें समझ के चलिए, सीख के चलिए, कुछ नया सीखने को मिले तो उसे सीखिए, लोगों से बातें कीजिए, उनके अनुभव सीखिए, अनुभव उन्हें समझिए कैसे रहते हैं, क्या है। और मेरा उद्देश्य तो यही होता है कि मैं जहाँ से भी जाऊँ निकलूँ थोड़ा चीज़ों को समझूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरे लिए आत्मशुद्धि के लिए है परिक्रमा, एक तपस्या की तरह ले रहा हूँ मैं इसे। और अनुभव, जो इसके अनुभव होंगे वो मैं केवल ये नहीं कि करने के लिए आ गए, कर गए और चले गए और फिर शुरू हो गए। मैं इसके जो अनुभव है वो अपने जीवन में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अपने जीवन को एक नए रूप में देखना चाहता हूँ। देखिए मुझे तो अभी मोबाइल में ये जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी भी रोड होने के बावजूद अच्छा दिख रहा है। पता नहीं वीडियो जब मैं डालूँगा तब कैसा दिखेगा। अभी तो काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये देखिए हरियाली हरियाली, इधर पहाड़ दिखते रहेंगे आपको, पहाड़ भी कहीं नहीं जा रहे हैं शायद, और हरियाली बढ़ती ही जाएगी। ये देखिए हरा भरा रास्ता, और भवती जो है जहाँ मैं जा रहा हूँ वो करीब 3.5 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से। काफ़ी सारी गायें, और अभी मैं पीछे एक झोपड़ी थी तो मैं झोपड़ी में बैठ गया, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक गया वहाँ पे। और एक बच्चा था छोटा 1.5 साल के आसपास, तो उसे जो बिस्किट के पैकेट दिए थे मुझे परसों महोदय ने, उनमें से एक मैंने उसे दे दिया। उसने वहीं खा लिया उसे, और काफ़ी खुश था वो। ऐसा नहीं है कि खाता नहीं होगा, लेकिन बच्चों को कुछ मिलता है तो अच्छा रहता है। तो इधर के बच्चे हैं वो ठीक है, ये जंगल का एरिया आ जाता है तो उन्हें देना भी चाहिए, कुछ है अगर आपके पास तो। बाकी मुझे तो थोड़ा सा रेस्ट करना था। फिर उनके पास भैंस थी तो उन्होंने बोला कि भैंस है हमारे पास, कोई दूध है घर का ही है तो चाय बना दें, चाय पी लीजिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तो चाय पी ली। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि रास्ते बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत हरियाली है। और इतने सूरज निकलने पे तो बहुत गर्मी हो जाती थी। 9:30 बजने जा रहे हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ रुक रुक के, तो सिर ढकना पड़ जाता था। बट आज ऐसा नहीं है, आज इतनी गर्मी नहीं लग रही है। बीच बीच में पेड़ की वजह से क्या है, देखिए ऐसे छाँव भी आती रहती है, धूप रहती है, छाँव रहती है, धूप रहती है, छाँव रहती है, तो ठीक है। इसका नाम क्या था जगह का, भूल गया मैं।
भवती। तो दोस्तों हम आ गए हैं भवती में, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह है ये, तो रुकने के लिए तो जगह इतनी है, और तो शायद रुकने के लिए आगे और जाएंगे 9 किलोमीटर, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। भोजन यहाँ पर सदाबत व्यवस्था है। अब सदाबत में मैंने बताया था आपको कि आपको सामान दे देती है, आपको बनाना खुद पड़ता है। तो ये देखिए चूल्हे की जगह है। अब मैं और यहाँ पे कुछ और मूर्ति हैं जो कि परिक्रमा के लिए आई हैं, 4 और मैं मिला के 5। तो हम अभी यहाँ पे भोजन बनाएंगे। तो सबसे पहले आग जलाने वाले हैं, तो आग जलाने के बाद में उधर देखो वो चावल साफ़ कर रहे हैं, और ऐसे ही दाल साफ़ करेंगे, आलू काटेंगे, और खिचड़ी बनाने का प्लान है। तो देखिए अब आज ये पहली बार हो रहा है, तो ये करते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने आग जला ली है, और आग जला ली है, लकड़ी भी है और हमारे पास, तो और लगाते रहेंगे धीरे धीरे। अब जैसे ही इधर की व्यवस्था हो जाएगी तो हम बनाना शुरू करेंगे। चलो खिचड़ी बनाएं, चलो खिचड़ी बनाएं भाई, मैया की याद आई। ये बाबा, ये आशीर्वाद की बदुआ है। अपना अनुभव बता दे। अरे वो खाए ना।